Hello and welcome to Chandigarh Civil Services, guys. This is Vivek, and we are here with our GS Prelims sectional distribution या sectional discussion. हम इसमें डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी का हमारा सेक्शन है. वी वुड बी डिस्कसिंग दैट सेक्शन कि कौन से ऐसे 15 क्वेश्चंस थे जो पॉलिटी के कल आए हैं, उनका क्या क्या प्रोस्पेक्टिव आंसर है और उनको कैसे हमने समझना है और डिकोड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज with reference to scheduled areas in India consider the following statements. आप सबको पता है कि शेड्यूल्ड एरिया कौन से शेड्यूल का पार्ट है. ये शेड्यूल 5 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. उन्होंने हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स एंड लेट्स सी कि कौन सी स्टेटमेंट्स क्वालिफाई करती हैं और कौन सी इनवैलिड है. फर्स्ट स्टेटमेंट है विद इन अ स्टेट के अंदर द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया. नोटिफिकेशन की बात की है कि टू नोटिफाई टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. यस, ये शेड्यूल में लिखा है कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही नोटिफाई किया जाएगा किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया. सेकंड स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो सबसे बड़ा यूनिट होगा फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट. यस, डिस्ट्रिक्ट हमारी लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. एंड द लोएस्ट जो छोटी होगी कौन सी है, इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक. यस, ये भी स्टेटमेंट क्वालिफाई करती है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है. स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है, वो कहता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स, सीएम की बात की, ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स. मतलब हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करनी है टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट. ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट चीफ मिनिस्टर ने मीट नहीं करनी है. ये रिक्वायरमेंट कौन मीट करेगा? ये रिक्वायरमेंट गवर्नर मीट करेंगे. तो गवर्नर जो है स्टेट के, उनको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी किसको? यूनियन होम मिनिस्ट्री को, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. उन्होंने बोला है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कौन सी करेक्ट है? तो एक और दो करेक्ट है. सो ऑप्शन इज बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किसका? प्रीलिम्स 2023 का. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. दे से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. वी हैव टू सी द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू सी कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार यहाँ पे इनकरेक्ट भी लिखा होता है. सो यू हैव टू सी कि यहाँ पे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है. स्टेटमेंट 1 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स, जो वो जजमेंट्स देते हैं, that the reservation policies की सीट्स रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन है that the reservation policies made under article 16 clause 4 of the constitution of India would be limited, वो limited रहेंगी by article 335 for maintenance of efficiency of administration. आर्टिकल 335 के थ्रू जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लिमिटेड रहेगी. ये किस में बोला गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट हमें बताता है. तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट. हाँ, ये प्रोविजंस हैं, ये जस्टिफाई करते हैं या ये प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं. सेकंड है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करता है, कोई भी टर्म है, कोई भी प्रोविजन है, वो मेंशन करता है, वो प्रोविजंस ले डाउन करता है कि ये प्रोविजंस हैं. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है. हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग. सो ऑप्शंस रीड आउट करते हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 नहीं, क्योंकि हमारी सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, तो ये क्वालिफाई नहीं करता. सेकंड है बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट and statement 2 is not the correct explanation of statement 1 नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है. statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. yes, ऑप्शन सी क्वालिफाई करता है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? इनकरेक्ट है. सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट करते हैं. तो ये किसकी बात करता है? ये फाइनेंस बिल एंड मनी बिल की बात करता है. इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है. पार्ट 5 हमारे पास 22 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 5 में से क्वेश्चन आया है फाइनेंस बिल एंड मनी बिल. मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110. फाइनेंस बिल का क्या है? 170. अब लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट्स. इन्होंने बोला व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. इन्होंने बोला कि जब एक हाउस लोकसभा दूसरे हाउस राज्यसभा को बिल ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है,
तो जो सेकंड हाउस है इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब इस क्वेश्चन को हमने बजट के साथ अगर हम पढ़ेंगे या इंटरलिंक करेंगे तो हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पे मनी बिल नहीं लिखा है, यहाँ पे फाइनेंस बिल लिखा है। और फाइनेंस बिल भी दो टाइप्स के होते हैं, हम देखेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2। तो अब यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कौन से टाइप की बात की है। सो मनी बिल का अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड हाउस है क्या उसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकते हैं, यस। अगर मनी बिल लिखा होगा तो ये ऑप्शन इनवैलिड है, पर यहाँ लिखा है फाइनेंस बिल तो ये ऑप्शन वैलिड है कि सेकंड हाउस उसको अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है, यस। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा। यहाँ पे स्पेसिफिकली मनी बिल की बात की है, यहाँ किसकी बात की थी, फाइनेंस बिल की। आपने दोनों स्टेटमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना है। सेकंड में स्पेसिफिकली मनी बिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, मनी बिल की बात नहीं कर रहे। When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. ये भी ऑप्शन ठीक है कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल के अंदर उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, सिर्फ 14 डेज के लिए वो बिल को अपहोल्ड या विथहोल्ड कर सकता है और वो रिकमेंडेशंस रिकमेंड कर सकता है कि हमें क्या क्या रिकमेंडेशंस चाहिए या हम क्या क्या आपको बता रहे हैं कि ये रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। तो सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर कहीं पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन फॉर द मनी बिल, यस। मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है क्योंकि लोकसभा इज द ओवरराइडिंग हाउस, राज्यसभा उसके नीचे है इन केस ऑफ मनी बिल। बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। ये भी कहीं नहीं लिखा कि फाइनेंस बिल के लिए भी जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, ये भी कहीं पे मेंशन नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। हमें पता है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात की है कि अगर दोनों हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा में, तो मनी बिल के लिए प्रोविजन क्या है, फाइनेंस बिल के लिए प्रोविजन क्या है। तो फाइनेंस बिल का प्रोविजन ऐसा नहीं लिखा है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो देखते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जैसे आपको बोला कि आपको ये कीवर्ड के ऊपर ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। सो दैट मींस ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक हमारा ऑप्शन गलत है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। इन एसेंस का मतलब क्या है, इन रियलिटी या इन एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो लॉ है आपको फेयरली उसको हमने अप्लाई करना है। अगर लॉ किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है तो उसी फेयरनेस के ऊपर हमने लॉ को अप्लाई करना है और उसका एप्लीकेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो दैट लोगों को पता हो कि लॉ हमारे लिए है और लॉ के अकॉर्डिंग ही काम होगा। सो ऑप्शन इज 3, दैट इज सी, दैट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये अकम्पनिंग फैक्टर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में फॉर्मूला है कि जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्लस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिकम्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल आई थिंक 21 के अंदर लिखा हुआ है। फोर्थ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 है। सो इसका रीजनेबल आंसर क्या बनता है, इसका अच्छा आंसर क्या बनता है, दैट इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जब लॉ रीजनेबल तरीके से फेयरली बना है तो वो फेयरली ही अप्लाई होना चाहिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें फिर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। लेट रीड आउट द स्टेटमेंट्स एंड सी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा गलत है। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 1 है, हमें बताना है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट आपकी है, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day to day administration of prisons। yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये आर्टिकल हमारा कब आया था, ये मई 12 को आर्टिकल हमारा आया है न्यूज़पेपर में। एक तिहाड़ जेल में एक इनमेट था, उसकी डेथ हो गई थी प्रिजन फाइट में, और यही आर्टिकल आज मई 29 को इंडियन एक्सप्रेस में दोबारा दिया आर्टिकल प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये बहुत करंट पार्ट था। मिनिस्टर आपका जो है होम अफेयर्स का अमित शाह जी, उन्होंने आर्टिकल के बारे में बात की थी। उन्होंने बोला कि हम प्रिजन रिफॉर्म्स कि हम प्रिजन एक्ट को रिफॉर्म कर रहे हैं, और आज मई 29 को भी इंडियन एक्सप्रेस में आपका ये आर्टिकल एक्सप्लेन में आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in control of the provincial government। सेकंड भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रिजन्स कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। सेकंड में है इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट, हमारे पास एक्ट 1894
इसको हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसको हम रीअलाइन करने की बात करें आज के आर्टिकल में, which expressly kept the subject of prison and control of provincial government CS। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस इसमें क्या बनते हैं, ऑप्शंस बनते हैं both statement 1 and 2 are correct, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं yes, and statement 2 is the correct explanation of statement A। अगर आपको पता है जैसे आपने सी सैट भी सॉल्व किया होगा, वहां पे इन्फ्रेंसेस आते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 1 एक दूसरे के साथ को रिलेशन में है, या स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को इन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसका इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपैरिजन इसमें नहीं मिल रहा, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो ठीक है, पर स्टेटमेंट 2 कोई नेसेसरी ग्राउंड या सफिशिएंट ग्राउंड क्रिएट नहीं करी जिससे स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन किया जाए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सी साइड हमारा एप्टीट्यूड है वो भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सेकंड है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट यस, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 यस। ये जस्टिफाइबल आंसर है कि हाँ स्टेटमेंट 2 हमारी एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट है, सो ऑप्शन इज बी, दैट इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने हमें पूछा है कि पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, क्योंकि जब हम क्लासरूम में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं, वी डिफाइन एंड वी लिमिट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूज किया जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट, जो सबसे अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करती है चीफ पर्पस, किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री बना था। तो पर्पस क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो डिफाइन करता है और लिमिट करता है किसको, गवर्नमेंट की पावर्स को। क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको डिफाइन और लिमिट कर रहे हैं, सरकार की पावर्स को। सो ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी क्वालिफाई करता है आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो यूज किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हमने यहाँ पे क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला कि जो जुडिशरी है, जो आपका पिलर है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी है जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो कैसे इंटरप्रेट करती है फंडामेंटल राइट को, इसके लिए कौन सी हमारे पास अमेंडमेंट थी। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्यों है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, बना था, हमने अडॉप्ट किया था, तब हमने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंस, जिससे कि मतलब जुडिशरी जिसको यूज करके फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है, और इसके लिए उन्होंने हमें काफी केस जजमेंट्स दी थी। स्पेशली हमारा आर्टिकल 31A एंड 31B, इसकी इंटरप्रिटेशन कहां से ड्रॉ हुई है, फर्स्ट अमेंडमेंट से। सेकंड हमारा है जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए भी हमने इन्फ्रेंस कहां से ड्रॉ किया है, उसके लिए भी इन्फ्रेंस हमने फंडामेंटल राइट्स ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट से ड्रॉ किया है। सो ऑप्शन इज ए, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसने जुडिशरी को पावर दी है कि आप फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो और हार्मनी स्ट्राइक कर सकते हो बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स। गवर्नमेंट जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी फंडामेंटल राइट को जेपरडाइज नहीं करेगी। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो हमारा एक ऑप्शन निकल गया, तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, मतलब ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करती। फिर आपका है द नेशनल लॉ कमीशन, ये भी नहीं है, ये भी क्या है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऑप्शन 3 भी आपका सी भी एलिमिनेट हो गया। फिर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हमारे पास एक एक्ट था 1993 का, जब ये एक्ट के थ्रू आई तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने को क्वालिफाई नहीं करती, तो ये भी हमारी क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। अब ऑप्शन 1 है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये है, इसके लिए आर्टिकल है 338B। उस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 3 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन इज ए, दैट इज ओनली 1। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है, आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है जी।
if the election of the president in the election of the president of India is declared void, अगर वो null and void declare करता है, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. all acts, जो भी काम किया है, all acts done by him or her in performance of duties, जो उनकी official duties हैं, of his her office of president before the date of the decision becomes invalid. उन्होंने बोला है कि for suppose आज 29th of May है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि आज के बाद जो प्रेसिडेंट है इनके इलेक्शन हम वॉइड करते हैं, तो जो भी काम आज की डेट से पहले किए हैं वो सारे काम इनवैलिड हो जाते हैं, वो ये स्टेटमेंट बोल रही है. तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है. अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने काम किया है बिफोर टुडे, या जैसे आज हमने फॉर एग्जांपल लेते हैं कि May 29 वुड बी टेकन एज अ द डेट की जहां पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को हम वॉइड करते हैं, तो आज से पहले बिफोर May 29 जो भी काम किए होंगे वो सब वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग. सेकंड देखते हैं, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. ये भी गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पोस्टपोन नहीं करेंगे. थर्ड है, when a bill is presented to the president of India, बिल की बात की है, जो वो किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं. the constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her assent. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास पॉकेट वीटो है, वो वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं. तो तीनों ही क्वालिफाई नहीं करती हैं. जब तीनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगी तो मुझे कौन सी गलत है, कौन सी करेक्ट है? कोई भी करेक्ट नहीं. ऑप्शन इज डी, दैट इज नन ऑफ देम आर करेक्ट. प्रेसिडेंट्स की पावर, प्रेसिडेंट की ऑफिस की पावर कहां दे रखी है? आर्टिकल 71 में. तो हम इस क्वेश्चन के लिए आर्टिकल 71 को भी रेफर कर सकते हैं टू क्रॉस चेक या वेरीफाई. फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ये होम गार्ड्स के रिगार्डिंग दिया क्वेश्चन आपको. इसमें दे हैव गिवन Home Guards are raised under Home Guards Act and rules of central government. Home Guards Act तो है and rules of central government नहीं. ये किसके रूल के अंडर आएंगे? स्टेट के लिए. आपको पता होगा कि हर स्टेट का अपना होम गार्ड है, हर स्टेट के पास एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो उसको हेल्प करती है किसके लिए? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए. तो स्टेट के अंडर आएगा, सेंट्रल के अंडर नहीं आएगा. ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया? गलत. हमने बताना कि कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन 2 है, the role of home guards is to serve as an auxiliary force to the police. पुलिस के साथ काम करेंगी in maintenance of internal security. yes, internal security काम किसका है? वो पुलिस का है. तो होम गार्ड्स भी किसके लिए काम करेंगी? पुलिस के लिए, या उनके साथ काम करेंगे for internal security. To prevent infiltration, the international border, coastal areas and border wing home guards battalions have been raised in some states. yes, नॉर्थ ईस्ट में ये है. अभी मणिपुर का जो वॉयलेंस था तो वहां पे ये टर्म मेंशन की गई थी कि वहां पे होम गार्ड्स हैं. तो हमारी दो ऑप्शंस, हमारे दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट हमारी इनवैलिड है, इनकरेक्ट है. आपसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. आपको पेयर्स दिए और आपने पेयर्स मैच करना है कि कौन सा प्रोविजन किस पेयर के साथ क्वालिफाई करता है या इन सिंक्रोनाइजेशन है. सो लेट्स सी, आपने बताना कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. पहला है अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स. ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है या नहीं है, इसको भी देखते हैं. सेकंड है नोइंगली मिसलीडिंग अदरवाइज इंटरफियरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज. कि अगर आपको पता है कि कोई पुलिस या मिलिट्री ऑफिसर एंगेज है अपनी ड्यूटी में, आप उसको मिसलीड कर रहे हो, तो क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट में? नहीं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है. अगर हमारा एक गलत हो गया तो हमारा ऑल 3 वाला हो गया है गलत. सेकंड देखते हैं, सेलिब्रेटरी गन फायर व्हिच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019. ये है, ये ऑप्शन करेक्ट है. आपने कई बार देखा होगा कि लोग पब्लिक प्लेसेस पे या किसी पब्लिक गैदरिंग में सेलिब्रेटरी गन फायर यूज करते हैं, उससे कई बार डेथ भी हुई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर रेज किया था, कंसर्न रेज किया था कि आप इसको, इसके लिए आप एक एक्ट लेके आइए सो दैट हम इसको कर्व कर सके. तो हमारा भी एक ठीक है, एक गलत है. थर्ड है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स. यस, इट इज अ पार्ट ऑफ OSA 1923. तो अगर हम देखें कि 2 ठीक है और एक गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है? ओनली 2, दैट इज बी, जो क्वालिफाई करता है इस आंसर के लिए. इट वॉज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. फिर आपका आता है जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस या इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की गई है. तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये आर्टिकल 355 के रिगार्डिंग है, जो मणिपुर में वॉयलेंस चल रहा है. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था
तो ये क्वेश्चन उसके साथ कोरिलेशन में यूज कर सकते हैं। हमने बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। यस इट इज द ड्यूटी। इसके लिए आर्टिकल क्या है 355, मणिपुर की प्रोविजन हम पढ़ेंगे, वहां पे आर्टिकल अप्लाई हुआ था। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स को एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नहीं, ये गलत है। हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें लीगल काउंसिल मिलना चाहिए, अगर हम अफोर्ड नहीं करेंगे तो ये बड़ा ही आई थिंक कह लो कि इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, या ये बड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज है इसने क्राइम किया है, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उसने क्राइम किया है, बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, उसको हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस, ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, 2 ऑप्शंस करेक्ट है, एक हमारा इनकरेक्ट है। सो आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2 इज द आंसर दैट क्वालिफाइज फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपसे पूछा है प्रेसिडेंट के लिए, फिर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ गया। इसमें है द मेंबर्स नॉमिनेटेड to either house of the parliament or the state legislative assemblies of states are also eligible to be included in the electoral college। नहीं, nominated नहीं आएंगे इसके अंदर, कौन से आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। तो पहला आपका गलत है। अगर पहला गलत है तो आपने बताना कौन सा करेक्ट है, तो आपका 4 ऑटोमेटिकली हो गया है इनवैलिड, कि 4 तो क्वालिफाई नहीं करेगा। सेकंड देखते हैं, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, इलेक्टिव असेंबली सीट्स की बात की है, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, कि अगर ज्यादा सीट्स होंगी तो ज्यादा वैल्यू होगी, नहीं, वैल्यू कम होगी अगर ज्यादा सीट्स होंगी। आप यूपी का केस देख लो, मैक्सिमम सीट्स है पर वैल्यू क्या है, कम है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 भी हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर देखते हैं द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन ऑफ केरला। ये बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड है। अगर अब आपको पता होगा, अगर इफ यू नो कि केरला में कितनी वैल्यू है या एमपी की कितनी वैल्यू है, आप तभी इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। पर इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट एक मेथड ये लगा सकते हैं हम इसके अंदर कि केरला स्टेट छोटा है, एमपी स्टेट बड़ा है। अगर बड़ा स्टेट है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग होंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम। छोटा स्टेट है तो कम लोग होंगे तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो हम अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई। अब बनता है ओनली वन। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर than that of Arunachal Pradesh because the ratio of population of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh। yes, ये correct है। तो option 1 is correct, 2 3 ये correct है, 1 2 and 3 all are incorrect। तो इसका आंसर क्या बनेगा, only one, that is only one is correct। this was your question number 13। फिर question number 14 देखते हैं। question number 14 is कि आपने नेशनल फ्लैग के बारे में बात की गई है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया या फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है इसके अंदर। इसको पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स को आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 600 mm into 400 mm। ये अगर आप नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 देखोगे उसमें हमें 9 साइजेस दिए हुए हैं, पर ये साइज क्वालिफाई नहीं करता, ये इनकरेक्ट है। सेकंड है, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट और विड्थ ऑफ द फ्लैग शुड बी 3/2। yes, सेकंड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। अगर हम देखें ऑप्शंस क्या, ऑप्शन सी है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया है, बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को आप एनालाइज कीजिए और आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर to promote constitutional values among citizens। yes, आपको पता है 26 नवंबर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए उस डे को यूज करते हैं। सेकंड है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी थी B.R. अम्बेडकर के अंडर, पर जो ईयर है वो ईयर क्वालिफाई नहीं करता ना। अगर आपने सेम ईयर को आपने मानना है कि ईयर है, आप देखो इंडिपेंडेंस का मिली थी 1947 में, तो
ऑब्वियसली है ना कि अगर इंडिपेंडेंस 47 में मिली है तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी तभी होगी। ड्राफ्टिंग कमेटी 2 साल के बाद क्यों आएगी, क्योंकि तब तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ही कर लिया था। तो इस डेट की वजह से ऑप्शन क्या होता है, गलत है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये थे 15 क्वेश्चंस पॉलिटी के। ऐसे ही हम बाकी सेक्शंस के क्वेश्चन भी वी वुड बी डिस्कसिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आंसर की अवेलेबल है। फॉर एनी गाइडेंस यू कैन स्विच टू आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन कॉल अस, यू कैन कम इन पर्सन अगर कोई भी डाउट है, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।